हेलो गाइस, आज मैं ले आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है नार्को एनालिसिस टेस्ट। ये एक फॉरेंसिक साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फॉरेंसिक के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। तो पढ़ेंगे नार्को एनालिसिस टेस्ट। देखो, नार्को एनालिसिस टेस्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं, यार इंसान अपने दिमाग से सोच के चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा और क्या करेगा, झूठ बोलेगा। तो इसमें क्या करता है, उसी चीज़ को क्या कर दिया जाता है, वो रिड्यूस कर दिया जाता है कि इंसान की सोचने की जो मेंटल एबिलिटी है उसको क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट किया जाता है या रिड्यूस कर दिया जाता है बाय यूजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग्स। क्या करते हैं, बाय यूजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग्स, जो इंसान की सोचने की एबिलिटी है उसको कम कर दिया जाता है। तो सिंपल सी एक अगर मैं चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ तो हमारे पास आता है कि नार्को एनालिसिस में हमारे पास क्या यूज होते हैं, हमारे पास कि हिप्नोटिज्म कि अगर हम बात करते हैं कि जब हमारे पास किसी बंदे के अंदर कुछ सर्टेन ड्रग्स अगर हमने इंजेक्ट करी, उसका जो असर उस बंदे के मेंटल एबिलिटी पे होता है, तो वो क्या करता है कि उस मेंटल एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, उसकी सोचने की टेंडेंसी को कम कर देता है। देन क्या होता है कि जो उस बंदे को फैक्ट्स याद हैं या उसके दिमाग में चल रहे हैं, देन वो क्या बोलेगा कि उसके बारे में सही सही बता देगा। ये चीज होती है हमारे पास एक सिंपल नार्को एनालिसिस टेस्ट में, अगर किसी लेमन इंसान को समझाना हो। बट अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि नार्को एनालिसिस टेस्ट में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो देखो, हिप्नोटिज्म तो है, वो कैसे आती है वो बात की बात है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हिप्नोटिज्म को लाने के लिए हम कौन सी टाइप ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं, यहाँ पे कौन सी टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं, वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बारबिट्यूरेट्स क्लास की जो ड्रग्स होती हैं, बारबिट्यूरेट नाम की जो या क्लास की जो ड्रग्स होती हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इनका क्या काम होता है, ये हमारे CNS, यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है, CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड्स के ऊपर क्या करती हैं, हमारे पास क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, और एक काल्मनेस आ जाती है बॉडी में। काल्मनेस मतलब एक फीलिंग ऑफ रिलैक्समेंट आ जाती है। रिलैक्स जब करेगा माइंड, तो वो क्या करेगा, जो फैक्ट्स उसके दिमाग में है बस वो ही बताएगा। वो क्या करेगा, मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा चीजों को, बिकॉज उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है मैनिपुलेट करने जितनी, इनहिबिट हो चुकी है मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, बारबिट्यूरेट क्लास ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड इन नार्को एनालिसिस। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं CNS पे इफेक्ट करेगी। इस बारबिट्यूरेट्स के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल आते हैं, वो एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास थायोपेंटल सोडियम हम यूज कर सकते हैं, थायोपेंटल सोडियम यूज कर सकते हैं। दूसरा हम यूज कर सकते हैं सोडियम अमाइटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सोडियम अमाइटल, थायोपेंटल सोडियम, ये सारी चीजें क्या है, बारबिट्यूरेट क्लासेस में आ जाती हैं। और एक वर्ड यूज होता है ट्रुथ सीरम। क्या यूज होता है तुम्हारे पास वर्ड नार्को एनालिसिस में, ट्रुथ सीरम। ट्रुथ सीरम क्या है, नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ऐसी कुछ केमिकल ड्रग्स दैट विल, हम बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट द ट्रुथ आउट ऑफ द सब्जेक्ट, कि भाई सब्जेक्ट में से सच्चाई बाहर निकलवाने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं। तो इन ऑर्डर हम क्या करें, कलेक्टिव क्लास बोल दी कि दीज आर कॉल्ड एज द ट्रुथ सीरम। ट्रुथ सीरम हो गया कि भाई ये थायोपेंटल सोडियम और सोडियम अमाइटल की अगर हम बात करें, दीज कैन बी क्लासिफाइड एज अ नेम गिवन एज अ, हम बोल सकते हैं ट्रुथ सीरम। ट्रुथ सीरम बोलते हैं। कौन सी क्लासेस में आते हैं, ये बारबिट्यूरेट क्लासेस में आते हैं। करेंगे क्या यार, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करेंगे और एक काल्मनेस बॉडी में लाएंगे। क्या लाएंगे, काल्मनेस बॉडी में लाएंगे, ताकि बंदे की मेंटल एबिलिटी, दोबारा बोल रहा हूं मैं, कि मेंटल एबिलिटी को इनहिबिट कर दे, उसकी सोचने की टेंडेंसी, मैनिपुलेट करने की टेंडेंसी को रिड्यूस कर दे। समझ में आ रहा है ये ड्रग्स। आगे यहाँ पे बात करते हैं कि थायोपेंटल सोडियम और सोडियम अमाइटल को हमने यूज कर लिया। आगे यहाँ पे बात करें कि यार इन्हीं ड्रग्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज अगर हमारे पास बात करें ब्रेन में एक नेचुरली सिक्रेटिंग सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं गाबा। किसको हम बोलते हैं भाई, गाबा। क्या होता है यहाँ पे, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। क्या बोल रहा है, ब्यूटायरिक एसिड कह रहा है,
गाबा स्टैंड्स फॉर गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ये एक नेचुरली सिक्रेटिंग सब्सटेंस होता है हमारे ब्रेन में दैट विल प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ काल्मनेसनेस, दैट विल हम बोल सकते हैं काल्मनेस का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये काल्मनेस करता है हमारे शरीर में, ताकि हमारे पास क्या है, बॉडी एंग्जाइटी फ्री हो जाए और हम क्या बोलें एकदम मतलब सिंपल बिना मैनिपुलेट करते हुए बात बोलें। तो अगर बॉडी के अंदर काल्मनेस करने वाला ये चीज है, इसी का सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसी की तरह काम करने वाले जो मैंने आपको बताया क्या, थायोपेंटल सोडियम और सोडियम अमाइटल, उन्हीं की तरह सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करते हैं जो ड्रग्स हम इंसान की या सब्जेक्ट की बॉडी में डाल रहे हैं, जिसके हम ऊपर हम नार्को एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो दैट इज वाई these will produce some calmness in the body। these ड्रग जो हमने ट्रुथ सीरम में पढ़ी वो काल्मनेस प्रोड्यूस करेंगी और मेंटल एबिलिटी को रिड्यूस कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी, सो दैट ही और शी द सब्जेक्ट कैन नॉट मैनिपुलेट हिज और हर आंसर। ये बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो हमने यहाँ बात कर ली कि नार्को एनालिसिस में क्या है, कैसे यूज होता है, कौन कौन सी ड्रग हैं और उन ड्रग्स को हम क्यों यूज करते हैं, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो, नार्को एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास किन किन पर्सन्स की, किन किन एक्सपर्टीज की जरूरत होती है एक पर्टिकुलर एरिया में नार्को एनालिसिस जहां पे परफॉर्म हो रहा है। उनके हम नाम देख लेते हैं, कि किन किन की जरूरत होती है हमारे पास नार्को एनालिसिस को परफॉर्म कराते टाइम। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो मतलब हमारे पास एनेस्थीसिया देगा बॉडी के अंदर, दैट इज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, जो ट्रुथ सीरम हम बोल सकते हैं एग्जांपल, वो इंजेक्ट करेगा जिससे एनेस्थीसिया आएगा। थोड़ा सा ऐसे मतलब हम बोल सकते हैं ना कि स्लीपलेस वाली कंडीशन आ जाएगी, भाई नींद सी आने वाली कंडीशन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनेस्थीसिया, और हम बोल सकते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसके लिए काम करेगा। देन हम बोल सकते हैं साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास साइकेट्रिस्ट हो गया। थर्ड की बात कर ली तो कह रहा है फॉरेंसिक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट होता है। साइकेट्रिस्ट होगा, फॉरेंसिक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा। देन फोर्थ इज हम बोल सकते हैं ऑडियो या वीडियोग्राफर होता है, भाई ऑडियो या वीडियोग्राफर होता है, ठीक है। एंड अगर फिफ्थ वन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, ठीक है जी, सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ होते हैं। तो ये 5 आप बहुत जरूरी याद रखेंगे कि हु आर द एक्सपर्टीज हु आर प्रेजेंट, दीज आर द एक्सपर्टीज विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द नार्को एनालिसिस टेस्ट। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ये 5 हो गए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, फॉरेंसिक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑडियो वीडियोग्राफर और नर्सिंग स्टाफ्स, ये सपोर्टिंग स्टाफ्स होती हैं। इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखो सिंपल सी चीज देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम नार्को एनालिसिस की यहाँ पे बात करते हैं तो नार्को एनालिसिस की एक्सेप्टेंस कितनी है, नार्को एनालिसिस की एक्सेप्टेंस अगर हम देखते हैं तो नार्को एनालिसिस के ना कुछ दिक्कत है। एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी एक्सपर्टीज ने बोला है कि यार ये ना 100% रिजल्ट नहीं दे पाता है, 100% रिजल्ट्स नहीं दे पाता है नार्को एनालिसिस में। अब क्यों नहीं दे पाता, इसके कुछ रीजंस हैं, समझेंगे बात को। कि मान लो अगर एक तरह की ड्रग्स ही तो है ये जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं और वो स्लीपलेस कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक तरीके की ड्रग्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई सब्जेक्ट है, मान लो कोई सब्जेक्ट है और उसको ड्रग्स लेने की आदत है, वो रेगुलर अपने हैबिट में ही कंजम्पशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो सोडियम एमाइटल या हम बोल सकते हैं थायोपेंटल सोडियम को हम यूज कर रहे हैं उसमें वो स्लीपलेस कंडीशन प्रोड्यूस करे या हम बोल सकते हैं हिप्नोटिक कंडीशन प्रोड्यूस करे, ताकि वो सच बोल सके। मतलब वो मैनिपुलेट कर सकता है उस टाइम बिकॉज उस पर उसका असर नहीं हुआ है, वो ब्लफ कर सकता है कि उस पर उसका असर हुआ है, बट ही और शी इज नॉट इफेक्टेड बाय ड्रग। तो उस टाइम ये वाला जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो फेल हो जाता है, बिकॉज वो क्या रेगुलर कंजम्पशन कर रहा है अदर ड्रग्स की, तो ड्रग्स के यूज टू है वो, तो उस टाइम ये दिक्कत हो सकती है कि जो सोडियम अमाइटल या थायोपेंटल सोडियम है उस टाइम वो इतना इफेक्टिव ना हो। दूसरे की अगर हम बात करते हैं कि जो ये ट्रुथ सीरम जो होता है ना, ध्यान रखेंगे ट्रुथ सीरम की एक ये चीज होती है कि जो ट्रुथ सीरम होता है हम एज, सेक्स और जितनी भी हम बात कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो कि बॉडी को इफेक्ट करते हैं,
उसको देख के दिया जाता है डोसेज ऑफ द ट्रूथ सीरम, उसको देख के दिया जाता है डोसेज ऑफ ट्रूथ सीरम। यहाँ पे याद रखेंगे। तो पहला तो हमारे पास क्या हो गया कि उसके लिए इफेक्टिव नहीं है जिसमें यूसेज ऑफ ड्रग्स रेगुलरली है, ठीक है जी। यूसेज ऑफ ड्रग्स रेगुलरली अमाउंट में अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है, नार्को एनालिसिस, उसके ऊपर नार्को एनालिसिस परफॉर्म करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। दूसरा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक्सपर्टीज चाहिए। क्या चाहिए? एक्सपर्टीज चाहिए, बिकॉज इसमें क्या है कि जो ट्रूथ सीरम होगा वो हमारे पास डिफरेंट सेक्स, एज, हाइट वगैरह, तो देखने पे हम क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसा है उस बंदे का, उसको देख के हम ट्रूथ सीरम को इंजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? एक्सपर्टीज चाहिए। दूसरा, तीसरे की अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास इनोसेंट पीपल्स होते हैं, इनोसेंट पीपल्स अगर हम उसमें डोसेज इंप्लाई कर रहे हैं इनकी ट्रूथ सीरम की, तो वो कुछ ऐसी चीजें भी हम बता देते हैं जो उनको नहीं बतानी चाहिए। ये भी एक छोटा मोटा हम बोल सकते हैं क्या है, वो डिसएडवांटेज हो सकता है नार्को एनालिसिस का। द मेजर टू आर दीज, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है द यूसेज ऑफ ड्रग्स रेगुलरली। जो पर्सन्स ड्रग्स रेगुलरली कंज्यूम करते हैं उन पे ट्रूथ सीरम का असर बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, ये डिसएडवांटेज हो जाता है नार्को एनालिसिस टेस्ट का। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि नार्को एनालिसिस की क्या एडमिसिबिलिटी है, हाँ कुछ कोर्ट्स कर देती हैं, बट ऑन द मेजर बेसिस नार्को एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि बस ये एक लीड लेने के लिए हम क्या करते हैं, लीड लेने के लिए हम अपने नार्को एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास एक एक्सेप्टेंस वाली बात आ गई, और हमने एक बात कर ली कि भाई किन किन केसेस में ये फेल हो जाता है या किन किन केसेस में इसका डिसएडवांटेजेस है, इतनी बात समझ में आती है। देन आगे यहाँ पे बात करते हैं ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर हम प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर की बात करते हैं, तो मान लो एक सब्जेक्ट आया जिसको हमने क्या करना है कि भाई नार्को एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीगल एस्पेक्ट और इथिकल एस्पेक्ट में एक चीज आती है। लीगल एस्पेक्ट और इथिकल एस्पेक्ट में क्या है कि लीगल एस्पेक्ट तो ये कहता है कि यार अप्रूवल होना चाहिए किसका, सब्जेक्ट का, जिसके ऊपर हमें वो हम बोल सकते हैं कि नार्को एनालिसिस परफॉर्म करवाना है, जिसके ऊपर हमें नार्को एनालिसिस करवाना है, उस सब्जेक्ट का अप्रूवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस सब्जेक्ट का अप्रूवल होना चाहिए। उस सब्जेक्ट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। उस सब्जेक्ट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है कि हाँ आई एम रेडी सो दैट यू कैन परफॉर्म द नार्को एनालिसिस ऑन मी, दिस इज द क्राइटेरिया। सब्जेक्ट अप्रूवल मिल गया। अब सब्जेक्ट अप्रूवल के बाद ना उस सब्जेक्ट को जब नार्को एनालिसिस होगा उससे पहले उसका सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि भाई ये वाली ड्रग्स उस तेरे शरीर में जाएंगी, इसके बाद तेरे में ये इफेक्ट्स होंगे, एंड वो उसके बाद हम ये प्रोसीजर्स करेंगे। तो मतलब कंप्लीट प्रोसीजर की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है जी। कंप्लीट प्रोसीजर की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उसके पास। इतनी बात समझ में आती है भाई, कंप्लीट प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास एक लीगल और इथिकल एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। दूसरा, तीसरे की अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लो एक इथिकल एस्पेक्ट में हमारे पास ये भी आता है कि फॉरेंसिक के इथिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू नार्को एनालिसिस में हमारे पास एक चीज ये भी आती है कि जो चीजें हमें उस सब्जेक्ट से पता चली हैं वो हम किसी को डिस्क्लोज ना करें, ना किसी को बताएं, बिकॉज दीज आर सम पर्सनल डिटेल्स भी हो सकती हैं। तो वो हम किसी, ये इथिकल एस्पेक्ट में है कि हम किसी को जाकर डिस्क्लोज ना करें, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। देन अगर हम बात करते हैं कि जब हमने ये बात कर ली कि यार हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अप्रूवल हो गया, देन हमने कंप्लीट प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन दे दिया। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब नार्को एनालिसिस हम परफॉर्म कराते हैं तो नार्को एनालिसिस परफॉर्म कराने से पहले सब्जेक्ट को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, ये बात ध्यान रखना है। खाने के लिए कुछ टाइम पहले, है ना, कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हो रहा है, अगर हम बात करें कि अगर कोई ट्रूथ सीरम प्रोसीजर की बात चल रही है कि भाई सब्जेक्ट अप्रूवल हो गया, कंप्लीट प्रोसीजर की डिस्क्रिप्शन हो गई, देन प्रोसीजर में है क्या, सबसे पहले प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट को रेस्टिंग कंडीशन में बैठाएंगे। उसमें अगर हम बात करें कि उसमें ट्रूथ सीरम इंट्रावेनसली विद इन द वेन्स हम इंजेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? विद इन द वेन्स हम इंजेक्ट कर देंगे। जब हमने विद इन द वेन्स जब हमने उसमें इंजेक्ट करा तो उसका कुछ ना एनेस्थीजिया होगा, किसका? ट्रूथ सीरम का एनेस्थीजिया होगा और हिप्नोटिक कंडीशन आने लग जाएगी, हिप्नोटिक कंडीशन आने लग जाएगी। तो जब हमने ट्रूथ सीरम को इंजेक्ट किया, ट्रूथ सीरम को मतलब जो हमारे पास ड्रग्स थी जो हमने आपको पढ़ाई थी कि भाई सोडियम अमाइटल और थायोपेंटल सोडियम, नाम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है जी। ट्रूथ सीरम की अगर हम बात करें, जब हमने इंजेक्ट करी, किसमें? वेन्स में इंजेक्ट करी, तो उसका हमारे पास क्या है? एनेस्थेटिक इफेक्ट होने लगा, एनेस्थेटिक
एनेस्थेटिक इफेक्ट होने लगा, एनेस्थेटिक इफेक्ट होने लगा। अब ये एनेस्थेटिक इफेक्ट ना हमारे पास कुछ स्टेजेस पे होता है। हमारे पास एनेस्थीजिया के 4 स्टेजेस होते हैं, वो ध्यान से देखेंगे। एनेस्थीजिया के 4 स्टेजेस होते हैं। इसको रब करके अगर हम आगे चलें तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई एनेस्थीजिया के हमारे पास 4 स्टेजेस हो गए। एनेस्थीजिया के हमारे पास 4 स्टेजेस हो गए। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो एक होता है कि भाई स्टार्ट हुई है एनेस्थीजिया एंड हम बोल सकते हैं फॉलिंग अंडर द ड्रग्स एक्शन, फॉलिंग अंडर द ड्रग एक्शन या फॉलिंग इन ड्रग्स एक्शन, कि भाई ड्रग ने अभी एक्शन करना स्टार्ट किया है और उसमें फॉलिंग चल रही है किसकी, हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट की। मतलब जैसे होता है ना कि धीरे धीरे नींद आने स्टार्ट होती है, दैट इज अ स्टार्टिंग फेज। स्लीपलेस कंडीशन की जो स्टार्टिंग फेज होती है वो फर्स्ट स्टेज हो गई किसकी, एनेस्थेटिक इफेक्ट की। देन सेकंड स्टेज हो गई हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, और जिसको हम यूज करते हैं नार्को एनालिसिस में, याद रखेंगे, हिप्नोटिक स्टेज हो जाती है, हिप्नोटिक, जिसमें हमारे पास इसने बंदा ना तो पूरी सेंसेस में होता है और ना ही पूरा अनकॉन्शियस होता है। याद रखेंगे, ना ही पूरा अनकॉन्शियस होता है और ना ही पूरा सेंसेस में होता है। दिस इज हिप्नोटिक स्टेज, और यही स्टेज यूज होती है एट द टाइम ऑफ नार्को एनालिसिस इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द ट्रुथ फ्रॉम द सब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर इसके बाद भी कॉन्टिन्यूअस इंजेक्शन हम करते रहते हैं किसकी, ट्रुथ सीरम की या ड्रग्स की, तो बंदा चला जाता है भाई अनकॉन्शियस स्टेट में। क्या चला जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया। अगर अनकॉन्शियस स्टेट के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, ड्रग्स इंजेक्ट करते जा रहे हैं, देन यहां पे बहुत ही दिक्कत वाली कंडीशन आ जाती है, कोमा में चला जाता है, या अगर हम बात करते हैं इवेंचुअली उसकी डेथ हो सकती है। तो दीज 4 आर द स्टेजेस ऑफ द एनेस्थीसिया। नीचे वाली 2 हमारे पास लीगल इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेंसिक में नहीं आती है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। एंड जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली दिस सेकंड स्टेज इज यूज्ड इन नार्को एनालिसिस इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द ट्रुथ। ये आप बात ध्यान रखेंगे, इतनी बात सिंपल चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास अब नार्को एनालिसिस करते टाइम मैंने आपको बताया कि हम बार्बिट्यूरेट क्लास की हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस की वो कर सकते हैं, ड्रग्स यूज कर सकते हैं, बार्बिट्यूरेट नाम की क्लासेस की ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए, बार्बिट्यूरेट क्लास की ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। अब बार्बिट्यूरेट क्लास की ड्रग्स में जो हमारे पास ट्रुथ सीरम्स में हमने यूज करी ना, क्या ड्रग्स, सोडियम अमाइटल और थायोपेंटल सोडियम, इनका क्या सीन होता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, ठीक है जी, विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स की अगर हम बात करें, ये अपना असर दिखाने लग जाती है, क्या, हिप्नोटिक इफेक्ट दिखाने लग जाती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। विद इन अपन हम बात करें कि विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, इतनी बात हम ध्यान रखेंगे, ये अपना इफेक्ट दिखाने लग जाती है। हिप्नोटिक कंडीशंस में हमें पहुंचा देती है, या हमें किसी सब्जेक्ट को अप्लाई किया है तो उस सब्जेक्ट को पहुंचा देती है, सो दैट द मेंटल एबिलिटी विल इनहिबिट एंड ही और शी कैन नॉट लाई एंड ओनली टेल द ट्रूथ। यहां पे याद रखना है कि ही और शी जो सब्जेक्ट होगा ओनली टेल्स द ट्रूथ विच इज गोइंग, हम बोल सकते हैं फैक्ट्स बताएगा जो उसके माइंड में चल रहे हैं, वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिए, आपकी लीगल एस्पेक्ट्स आपको बता दिए, और यही हमारे पास नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए फॉरेंसिक की ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। सो थैंक यू।